हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के लिए यहाँ पे घटना चक्र दृष्टि के बुक से ये सीरीज चलाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल ये होगा क्योंकि इसमें मैपिंग और साथ ही साथ पिक्चर, जी हाँ, पिक्चर्स और मैपिंग के द्वारा यहाँ पे काफ़ी आकर्षक टाइप से यहाँ पे एक तरीके से एकदम ये नोट्स आप बोल लो दृष्टि की ओर से, या फिर एक तरीके से रिवीजन फॉर्मेट में बिल्कुल शॉर्ट क्विक नोट्स टाइप का। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं इसका एक बार ओवरव्यू आपको देता हूँ। देखिए ये प्रॉपर आपको इसका ओवरव्यू आपको दिखेगा। देखिए प्रॉपर एकदम मार्किंग करके, इंडिकेट करके, बिल्कुल मैपिंग पद्धति से यह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और एकदम फटाफट से इसको बुक हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग यूरोपियों का आगमन और उसके बाद यूरोपियों का आगमन के बाद से कैसे कैसे इन्होंने भारत में प्रभाव जमाया, बेसिकली इस बारे में हम लोग जानेंगे। फटाफट से इसको हम लोग कवर अप करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आया। कमेंट करके अपना राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगने में वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए भाई, सबसे पहले कौन आया? 1498 में आया वास्को डी गामा, यानी सबसे पहले पुर्तगाली ये वास्को डी गामा आया, ठीक है। और भारत के लिए इसने, देखिए, नई समुद्री मार्ग की खोज इसने करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ सहायक के रूप में एक आया था अब्दुल अहमद इब्न मजीद, ठीक है। अब्दुल अहमद इन मजीद इसको बोला जाता है। ये सहायक एक तरीके से इसका आप लोग गाइड बोल लीजिए, वो इसको लेके इधर आया था। और जब ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, इंडिया के कालीकट बंदरगाह पे, वहाँ पे जमोरिन नाम का राजा था, लोकल राजा, जिसने इसकी स्वागत किया था। जब यहाँ पे आया, इसका जब स्वागत हो गया तो यहाँ पे लगभग ये 2-2.5 महीने 3 महीने तक रुका था। उसके बाद जब ये यहाँ से वापस जब गया तो काली मिर्च अपने साथ ले गया था। और जब वहाँ ले जाके जब पुर्तगाल में उधर जब सेल किया तो इसको 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। 60 गुना अधिक मुनाफा, सारा इसका खर्च हटा के आना जाना, रहना, खाना पीना, सोना, सारा खर्च हटा के इसको 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त इससे हुआ था। अब इसके बाद पहला जो है, देखिए, प्रथम वायसराय या पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ये था, देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है। पहला पुर्तगाली वायसराय था, 1505 में आया था। यही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी। गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50+ प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। पॉलिसी लेके आया था ब्लू वाटर यानी शांत जल की नीति, यही लेके आया था, ठीक है, समझ जाइएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए इसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसको वास्तविक संस्थापक ही कहा जाता है पुर्तगाल का, ठीक है। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का ये वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। 1510 में आया और बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इससे इसने गोवा छीना और गोवा पे एक तरीके से अपनी पुर्तगालियों ने छावनी बनाई। मलक्का और हरमुज, ये फारस की खाड़ी में मुहाने पे स्थित है मलक्का और हरमुज, इस पर भी इसने अधिकार आगे चल के किया था। कोचिन, भारत में प्रथम जो है यूरोपीय पुर्तगालियों का दुर्ग यहाँ पे कोचिन में बनाया था 1503 में। अच्छा, कौन बनाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो भाई साहब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से पहले ही ये 1503 में ये दुर्ग बन गया था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कोचिन में, है ना। प्रथम यूरोपियों एवं पुर्तगालियों का दुर्ग कहाँ बना? 1503 में ही बन गया था, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। और देखिए यहाँ पे सारा वही चीज़ दिया गया है, टू द पॉइंट, जो आपको याद रखना है या जो पढ़ना है। यहाँ पे कुछ इधर घुमा के बातें नहीं की गई है, टू द पॉइंट चीज़ें सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिएगा 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट्स एडवेंचर्स नामक एक दल के द्वारा एक कंपनी की स्थापना किया गया और साल 1600 में, ठीक है, 1599 में स्थापना हुआ। साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो है, इन्होंने कंपनी को जो है पूर्व के साथ व्यापार करने का एक घोषणा पत्र, अधिकार पत्र दे दिया 15 सालों के वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। और भारत का तत्कालिक मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो अकबर था। ये भी बोला जाता है कि एलिजाबेथ जो है
महारानी के समकालीन कौन था, तो यही अकबर था। नाम ध्यान रखिएगा, एकदम ही याद रखिएगा। 1611 ईस्वी में देखिएगा कंपनी द्वारा सबसे पहले अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। ठीक है, उस समय जो है तत्कालीन मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में पहला जो है अस्थायी, अब यहाँ समझिएगा, देखिएगा अस्थायी, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, अस्थायी कारखाना है ना 1611 में। लेकिन अगर सीधा आ जाता है कि पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, ठीक है, तो अगर पहला आ जाएगा देखिए 1613 मारेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्वेश्चन में है कि पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, तो मसूलीपट्टनम भी है और सूरत भी है, तो आप लोग मसूलीपट्टनम मारेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो मसूलीपट्टनम मारेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 1611 में ये अस्थायी था, टेम्पररी था, और 1613 में जो है परमानेंट स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ पे? 1613 में सूरत में स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आता है। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था, तो कंपनी डेस इंडोज ओरिएंटलेस, ये इनका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, 64 में यानी 1664 में इनकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था? कोलबर्ट लुई 14वां का ये मंत्री था, वहीं इसका संस्थापक था। और निर्माता जो है कौन था, तो राज द्वारा, यानी कि अगर हम बात करें तो भाई वहाँ देश द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था। खर्च हेतु धन जो है राज द्वारा, यानी कि उस देश द्वारा ही खर्च के लिए धन दिया जाता था, और एक तरीके से कंपनी में पूर्ण अधिकार उस देश का ही था। ठीक है, ब्रिटेन का जो कंपनी था, ठीक है, जो अंग्रेजों का जो कंपनी था, उनमें क्या था कि उनमें बोर्ड मेंबर्स थे, उनका अपना अलग सारा चीज़ें था, उसमें ब्रिटेन का जो सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ की सरकार इस कंपनी में हस्तक्षेप करती थी। 1667 में फ्रांसिस्को कैरी अभियान दल के साथ ये भारत रवाना हुआ था, और 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की भी स्थापना करी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। 1699 में देखिएगा मसूलीपट्टनम जो है दूसरी फ्रांसीसी कोठी यहाँ पे स्थापित हुई थी 1699 में। ठीक है, प्रथम सूरत में हुआ था 1668 में, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक फैक्ट्री, ठीक है, कारखाना, और 1669 में दूसरा। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड कुछ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली की स्थापना पर सुतानती यानी सुतनौती का चयन करने वाला जो कासिम बाजार की फैक्ट्री है, इसको जो बेसिकली डेवलप किया था जॉब चार्नॉक ने किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था कब? 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हो गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत लार्ज स्केल पे अफीम का उत्पादन होता था, और इसका हब था वेस्ट बंगाल और बिहार, बिहार खास करके था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध भारतीय राज्य अफीम की खेती के लिए कौन था? बिहार था उस समय। बिहार में एकदम भयानक टाइप से अफीम की खेती होती थी, पैदावार होता था, और नील की खेती भी जो है बिहार और बंगाल में तगड़े टाइप से होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने के बाद जो पहला अगर अंग्रेज अधिकारी कोई था जिसने पुर्तगालियों को हराया था, और कहाँ पे हराया? स्वाली पे हराया था, वो था थॉमस बेस्ट। इसने ही सबसे पहले पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था, थॉमस बेस्ट ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में जो है प्रयोग करता था पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली जो है सबसे पहले तो ये लोग जो है ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने निकाला, शांत जल की नीति, इसके तहत इन्होंने बोला कि भाई हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद आगे जो है आने वाले आगे पीरियड में ये लोग जो है एक तरीके से बहुत बड़ा शक्ति बन के उभरे पुर्तगाली समुद्र में, तो बहुत बड़े शक्ति बन के उभरे, क्योंकि इनके पास बिल्कुल समुद्र में सबसे बेस्ट इनके पास जहाज़ था, शिप था, और जहाज़ पे बढ़िया बढ़िया हथियार इन लोगों के पास था, सारे ट्रेंड जो है इनके आदमी थे, है ना, नाविक सब सारे ट्रेंड थे। तो उस हिसाब से ये लोग करते क्या थे भाई? देखिए, ये लोग सिक्योरिटी देने का काम करते थे। बोलते थे कि भाई तुमको आना हो या जाना हो यहाँ से, ठीक है, तुम आओ, हमसे सिक्योरिटी लो, हम तुमको छोड़ेंगे, उसके बदले हम तुमसे पैसा लेंगे। मतलब एक बॉर्डर तक हम छोड़ देंगे, उसके आगे से तुम चले जाना। और उस समय समुद्र में लूटपाट भी बहुत होता था, और बेसिकली होता क्या था, जो अगर मना कर दिया इनसे कि नहीं भाई हम नहीं तुम्हारा सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में यही लोग उसको लूट लेता था। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आने का क्रम जो अगर हम बात करें तो पहले आया पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर आया अंग्रेज, फिर डेन, और सबसे आखिरी में फ्रांसीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से चीज़ें यहाँ देख लीजिए। भारत में सबसे पहले 1498 में कौन आता है?
तो भैया देखिए यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में ये गए 1961 में, गोवा को छोड़ के जो है सबसे आखिरी में ये लोग गया था 1961 में, सबसे पहले आया सबसे अंत में गया। यूरोपीय शक्ति में सबसे पहले भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, जैसा भी मैंने आपको बताया। और पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, देखिए कुन्नूर में। कहाँ स्थापित किया था? कुन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगालियों बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है ये, ठीक है। और ध्यान रखिए मसूलीपट्टनम जो है प्रथम डच फैक्ट्री था, इसका स्थापना पीपली में हुआ था। और डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो है इसकी स्थापना 1667 में पीपली में ही हुई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। प्रॉपर यहाँ पे मैपिंग के थ्रू एक तरीके से समझाया गया है। देखिएगा विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टार्ट द इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498 में आया, ठीक है। 1498 में सबसे पहले ये आया। उसके बाद अगर हम बात कर ले, देख लीजिएगा, फिर 1602 में आता है कौन? तो यहाँ पे देखिए बोरिंग द ओस्ट इंडोज कंपनी डच ईस्ट इंडिया, 1602 में ये आया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा अगर हम बात कर लें कि 1616 में फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1599 में देखिए मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट, यहाँ पे आते हैं, अंग्रेज आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 1498 में सबसे पहले ये आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आएंगे 1599 में, 1599 में अंग्रेज आएंगे, उसके 1602 में फिर आ जाएंगे बेरिंग टू द ईस्ट, ये डच वाले आ जाएंगे, और फिर 1616 में डेन आ जाएंगे, फिर 1664 में सबसे आखिरी में आते हैं फ्रांसीसी। ये यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, ये क्रम है एक्चुअली। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे मैपिंग के थ्रू दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण संधियाँ, यहाँ पे कौन किसने किसके साथ किया यहाँ पे दिया गया है। देखिए प्रथम संधि जो है इलाहाबाद की संधि, ये 2 बार इलाहाबाद की संधि हुई है। पहला संधि इसका तिथि था 12 अगस्त 1765, है ना, अंग्रेजों के पक्ष में ये था और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय पक्ष में ये हुआ था, ठीक है। सेकंड वाला देखिए 16 अगस्त 1765 में होता है, ये भी 1765 में ही होता है, लेकिन ये 12 को होता है, ये 16 को होता है, ठीक 4 दिन बाद ये वाला होता है। इसमें पक्ष में देखिए अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य में ये हुआ था इलाहाबाद की संधि। उसका देखिए मैंगलोर की संधि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1784 में होता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आता है देखिए मद्रास की संधि, ये अगर हम बात करें वर्ष 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ 1769 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सालबाई की संधि, ये 1782 में हुआ था, ये अंग्रेज और मराठों के बीच में ये हुआ था सालबाई की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे संधि जो है ईयर वाइज जो है याद रखिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हम थोड़ा सा इसको करते हैं जूम, ठीक है। देखिएगा यहाँ देखिए प्रमुख डच फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे प्रॉपर उसका यहाँ पे लिस्टिंग दे दिया है। प्रमुख डच फैक्ट्रियाँ नागपट्टनम में थी, चिंसुरा में था, मसूलीपट्टनम में था, सूरत में था, पीपली में था, भरूच में था, आगरा में था, कोचीन और अहमदाबाद, ठीक है। ये जो है अगर हम बात करें देखिए 8 जगहों पर ये प्रमुख डच फैक्ट्रियाँ थीं, ये 8 का 8 यहाँ पे आपको नाम दे दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। देखिएगा जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध इनके बीच में हुआ था 1746 से 48 बीच में, यानी कि 2 साल ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध चला था। उस समय जो मेन जो इम्पोर्टेंट तात्कालिक कारण था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करने के वजह से ये हुआ था, ठीक है। कैप्टन बर्नेट जो है अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था, जिस वजह से ये कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। क्योंकि भाई फ्रांसीसी बोले भाई तुम्हारा मजाल कैसे है, तुम हमारे जहाज़ पे आ गए बिना पूछे और अधिकार कर लिए, तो इस वजह से हुआ। अच्छा, इसको अब रोका कैसे गया? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार मात्र भी इसी में घुस गया और इस वजह से ये युद्ध और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के एक्सला शैपल की संधि हुई। एक्सला शैपल की संधि हुई 1784 में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया और उसके बाद ये भी युद्ध समाप्त हो गया जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था। समझिए, वहाँ ऑस्ट्रिया में एक्सला शैपल की संधि हुई और उस संधि के बाद यहाँ पे भी युद्ध रुक गया। समझ रहे हो आप?
वांडीवास युद्ध हुआ, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी वांडीवास युद्ध। ये समय था देखिए जनवरी 1760 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो देखिए आयर कुट नेतृत्वकर्ता था, अंग्रेजी सेना का इसने किया था, और काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का था। वांडीवास का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। 1760 में ये युद्ध हुआ था। आयरकुट अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था इसने, काउंट डी लाली फ्रांसीसी की ओर से किया था, और परिणाम क्या हुआ था कि अंग्रेज इसमें विजयी हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इस बुक में है, कोई भी इग्नोरेबल पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ पे दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण वर्ष है यहाँ पे, देखिएगा क्या है। चलिए तो देखिए महत्वपूर्ण वर्ष देखिए 1529 से 1538 ईस्वी तक। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, इसका शासनकाल रहा है 1529 से 38 तक, है ना। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पुर्तगालियों को फैक्ट्री जो है यहाँ पे गियासुद्दीन मोहम्मद बंगाल का ये शासक था, इसने क्या किया, पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे 2 जगह है ना, 2 जगह बंगाल में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, सतगांव में और चटगांव में, 2 जगह पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1534 में। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। 1515 में देखिएगा होता क्या है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इसने क्या किया, अजादीव और कन्नौर यानी कुन्नूर, इसमें पुर्तगाली दुर्ग का इसने निर्माण करवाया। अजादीव और कुन्नूर में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कराया था। फिर 1961 में ध्यान दीजिएगा होता क्या है, मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा, ये गोवा का पुर्तगाली गवर्नर, इसको नियुक्त किया गया, और पुर्तगाली शक्ति का भारत में पलायन, यहाँ वापसी जो है यहाँ से 1961 से जो है स्टार्ट हो गया था। ध्यान रखिएगा, इसी के शासनकाल में अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि 1961 में जब पुर्तगाली शक्ति भारत छोड़ के जब जा रही थी, उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था भारत में, तो नाम याद रखिएगा, है ना, मैनुअल एंटोनियो वास्ले अ सिल्वा। मैनुअल एंटोनियो वास्ले अ सिल्वा ये पुर्तगाली गवर्नर था, गोवा का पुर्तगाली ये गवर्नर था जिस समय ये भारत से वापस जा रहे थे 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, देखिए 1661, ये चार्ल्स सेकंड ये इंग्लैंड का सम्राट थे, और कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इन दोनों का शादी हुआ, और इन दोनों का जब शादी हुआ 1661 में, तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने इनको मुंबई गिफ्ट कर दिया। अब ये क्या किया, चार्ल्स द्वितीय क्या किया, देखिएगा, ये 1668 में, कब, 1668 में क्या किया, अंग्रेज़ों को जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पे मुंबई दे दिया कि भाई लो तुम लोग चलाओ, और हमको बस साल का 10 पाउंड हमको भेज दिया करना, ठीक है। देखिए 1668 में क्या किया, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए के दर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रंजीत सिंह क्या किया था आगे चल के। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे सारे टू द पॉइंट वन लाइनर हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक एक शब्द है, इसमें कोई इग्नोर करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया मैपिंग टेक्निक से समझाया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, रंजीत सिंह ने तोप और गोले और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ पे? लाहौर और अमृतसर में। मॉडर्न टाइम का, उस समय का जो सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके राजा रंजीत सिंह ने बनवाया था लाहौर और अमृतसर में, ठीक है। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद करवाया था संस्कृत भाषा में। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर है जो एग्जाम में पूछेगा और पूछता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण हेतु जो है धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या है? तो टीपू सुल्तान है। ये टीपू सुल्तान उस टाइम का अपना एक ऐसा यूनिक शासक था जिसने कि हिंदुओं के शारदा देवी मंदिर का मूर्ति निर्माण के लिए जो है डोनेशन दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त कर दिया था 1818 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, पूछा हुआ है बीपीएससी में ये, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त कर दिया था 1818 में। और द पायनियर समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था 1865 में जॉर्ज एलन के द्वारा, ठीक है। इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? जॉर्ज एलन द्वारा। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण जो पत्रिका हो गई थी, जो न्यूज़पेपर हो गया था, वो था अमृत बाजार पत्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा विविध है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या है, राजसी उपाधि अधिनियम, ये पारित हुआ था 1876 में। पारित प्राधिकारी कौन था? ब्रिटिश संसद के द्वारा ये हुआ था। प्रावधान क्या था? तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित किया गया था, ठीक है, क्लियर। उसका देखिए विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम ये प्रारूपित और प्रस्तुत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। अधिनियम की तिथि थी 1856 में और तत्कालिक गवर्नर उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नियम 15 के तहत विवाह जो है विधवा विवाह को वैध बना दिया गया और उससे उत्पन्न संतान को भी जो है लीगल बना दिया गया नियम 15 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा हुआ है। चलिए ये आखिरी पेज है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग और वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको मैं करता हूँ जूम। देखिए बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए मुर्शीद कुली खां जो है ये अंतिम गवर्नर था, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का नियुक्त हुआ ये अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। इजरा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में इसने स्टार्ट कर दिया था और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद यहीं ट्रांसफ़र किया था। ध्यान रखिएगा मुर्शीद कुली खान, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में बहुत बार पूछा है कि जो है ढाका से मुर्शिदाबाद जो है कौन बंगाल का नवाब था जिसने जो है राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो मुर्शीद कुली खान। इसके बाद देखिए आता है अलीवर्दी खां, 1740 से 56 तक ये शासन किया। यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से इसने ही करी हुई है, ये पूछता है। अलीवर्दी खां ने किया था यूरोपीय शक्तियों की मधुमक्खी से तुलना, पूछता है बार बार कि किसने यूरोपीय शक्तियों को मधुमक्खी से तुलना की या किसने ये बोला था कि ये एक मधुमक्खी की भांति हैं, जब तक इनको छेड़ोगे नहीं ये तुम्हें तंग नहीं करेंगी। तो ये अलीवर्दी खान ने ही स्टेटमेंट दिया था। प्रसिद्ध कथन इनका ये था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देती रहेंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगी। तो अलीवर्दी खान के ये स्टेटमेंट था। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक। अलीवर्दी खान का ये दोहित्र एवं उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में इसी ने किया था। अब ये क्या क्या देखिए 134 अंग्रेजी जो सिपाही और अफसर को मिला के 134 सब थे, इनको इसने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उसमें जब अगला दिन निकाला तो उसमें से लगभग देखिए लगभग 12 या 13 लोग ही जिंदा बचे हुए थे बस, ठीक है। तो यही है ब्लैक होल की घटना। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव से ये हार गया था, इसी के टाइम में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, 1757 में, ध्यान रखिएगा। चलिए मीर कासिम आते हैं, इसके बाद मीर कासिम आता है। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य पूर्णिया तथा रंगपुर का फैजदार पूर्व में ये था। सबसे पहले पूर्णिया और रंगपुर का फैजदार था ये और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये स्थानांतरित किया था। मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया और ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया था? तो देखिए मुर्शीद कुली खां था। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां और देखिएगा मीर कासिम क्या किया? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था राजधानी को। सेना गठन यूरोपीय पद्धति द्वारा ये स्टार्ट करवाया, बिल्कुल एकदम मॉडर्न गन्स टेक्नोलॉजी के तहत, ठीक है। और मुंगेर में तोप तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने का भी व्यवस्था ये स्टार्ट करवाया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से ये हार गया था आगे चल के, ठीक है। अब देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या काम किया और इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखिए, सबसे पहले इसको तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। देखिएगा सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। उसके बाद आगे चल के ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की भी नींव यहीं डाला था। बंगाल गवर्नर ये रहा 1757, 60 और 65 से 67 दो बारी, ठीक है। फिर देखिए इलाहाबाद की संधि ये शाह आलम सेकंड तथा सिराजुद्दौला के बीच में इसी के समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का जो था ये बेसिकली इसी के टाइम में हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या था? देखिएगा इसके टाइम में जो है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ क्या था कि एक नोटिस निकला था जिसके तहत भाई इंडियन जज हैं वो अंग्रेज़ों का भी सुनवाई कर सकते थे, उनको सज़ा दे सकते थे। तो बेसिकली जितने भी अंग्रेज़ थे, जो श्वेत थे, जो वाइट मैन थे, उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। वो ये बोले कि भाई एक इंडियन जज या कोई एक इंडियन हमें कैसे सज़ा दे सकता है, इनकी इतनी मजाल कैसे। तो बेसिकली यहीं था श्वेत विद्रोह। संस्थापक जो है बंगाल में लुटेरा राज्य जो है इसका संस्थापक भी था, ठीक है। और जननेता सैनिक के रूप में, इसको जननेता के रूप में भी सैनिकों के लिए जाना जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, देखिए, ठीक है। प्लासी का वर्तमान नाम क्या है? तो प्लासी ही है और युद्ध के मैदान में पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया ज़िले में स्थित है। ये पूछता है प्लासी जो है कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में नादिया ज़िले में। भागीरथी नदी के किनारे ये एस्टैब्लिश्ड है। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान, ठीक है, दीवानी कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। 2 उपदीवान को बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय। ध्यान रखिएगा, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब रॉय, ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए 22 अक्टूबर 1764 को ये समाप्त हो गया था। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड बनाम अंग्रेज सेना के बीच में हुआ था। अंग्रेजी सेना का कमान किसने संभाली थी? तो हेक्टर मुन्रो ने संभाला था। और बंगाल का तत्कालिक नवाब उसमें कौन था? तो मीर जाफ़र था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शाह आलम सेकंड, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसका शासनकाल था 1759 से 1806 तक। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद का घटनाक्रम यहाँ पे है। शाह आलम देखिए अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था, इलाहाबाद में इसको रखा गया था। अवध के नवाब द्वारा छेड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान कर दिए गए थे। जो इलाहाबाद में जो इसको रखा गया था, उसके बाद अवध का नवाब द्वारा जो छोड़ा गया था इलाहाबाद और कड़ा का एरिया, वो शाह आलम को दे दिया गया कि भाई लो यहाँ से तुम अपना वसूली करो टैक्स वैक्स का और काम चलाओ अपना, ठीक है। फिर 12 अगस्त 1765 का फरमान आया, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी गई, ठीक है, 1765 में, और स्थायी रूप से प्रदत्त कर दिया गया था। और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष देने का भी निर्णय किया गया था शाह आलम सेकंड को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका देखिएगा, डुप्ले जो है पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डुप्ले ये पहली बार था जो यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाया। अब देखिए सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना ये बना था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, फैक्ट्स बताए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो का सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।